वो जब भी फ़ोन करता था तो गालियों की एक बौछार से शुरू हुआ करता था अमूमन। क्योंकि वो काम का फ़ोन होता था और कोई बात अगर मेरी लिखी हुई पसंद नहीं आई तो वो शुरू हो जाता था, और वो यहाँ पे सुनाने वाली नहीं आई गालियाँ, तो उसी जवाब से उसी हवाले से मैं भी उसी तरह वापस उसको जवाब दिया करता था। और ये हमारी ये इतनी आदत एक दूसरे के साथ बन चुकी थी सालों की दोस्ती और रफ़ाकत के बाद कि मेरी बीवी फ़ौरन पहचान लिया करती थी कि साकिब हनीफ़ का फ़ोन है। और अब साकिब हनीफ़ नहीं है और वो गालियाँ मुझे देने वाला कोई नहीं रहा। साकिब को मैं 1993 में मिला हूँगा। तब मैं IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उनका एक मैगज़ीन था द वे अहेड, उसमें मैं लिखा करता था। तो ये नया नया मेरा ख़्याल है अमेरिका से पढ़ के आया था वापस। मुझसे उम्र में मैं तो समझता था 20 एक साल छोटा है, लेकिन लगता बहुत ही यंग था उस वक्त। लेकिन वो अब पता चला कि वो मुझसे 13 साल छोटा था, यानी 57 साल का था। और वो मेरा एडिटर उसमें बन के आया द वे अहेड के अंदर। और हमारी बड़ी जल्दी, पहले तो कुछ अर्सा फ़ोन पे ही बात हुआ करती थी, क्योंकि कराची में IUCN का दफ्तर था, मैं लाहौर में रहता था, और हम फ़ोन पे आप बात किया करते थे कभी कभी जब भी काम का वक्त होता था। उस वक्त गाली गलौज का कोई माहौल नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कराची जाके मुलाकात शुरू हुई तो हमारी बड़ी गूढ़ी दोस्ती बन गई आपस में, और वो उम्र का फ़र्क ख़त्म हो गया। तू तड़ाक वाली दोस्ती थी। उसने कभी मुझे आप शाप कह के नहीं बुलाया, तू ही कहता था, मैं इसी तरह से हम एक दूसरे के साथ थे। साकिब की जो शुरू से ही एक चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि वो जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है मेटिकुलस, वो अपने काम के अंदर मेटिकुलस था। हर काम को परफेक्ट मांगता होता था, हर काम को परफेक्शन के साथ करता था। मेरा एडिटर था, अगर मैंने कुछ लिखा होता था तो 10 बार चाहे उसे फ़ोन करना पड़ता था। वो हर फ़िक्रे को अगर एडजस्ट करना है, वैसे तो काम मुझे कहता था वो भी, और भी मेरी जो एडिटर्स रही हैं वो कहती थी कि मेरे काम को कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर कुछ करना होता था तो साकिब वो वाहिद एडिटर था जो कि वापस रुजू किया करता था कि यार ये तूने ये लिखा है तो मैं इसको इस तरह से कर दूं। और अमूमन बल्कि हमेशा साकिब की जो बात होती थी वो ठीक हुआ करती थी, और हमारा इस पे कभी झगड़ा नहीं हुआ कि तू ये क्या कर रहा है मेरे काम के साथ। और वो कोई छोटे छोटे हमेशा एडजस्टमेंट्स होती थी, कोई बड़ी एडिटोरियल काम नहीं हुआ करता था। तो हम पता नहीं कितने साल इकट्ठे IUCN में मैं लिखता रहा। उसके बाद कुछ हल्का सा मुझे याद आता है कि शायद साकिब फिर मुल्क से बाहर चला गया था कुछ पढ़ने को या क्या करने को, लेकिन जब या यही था वो मेरी जहन में याद नहीं है। लेकिन फिर 1997 में साकिब हेरल्ड के अंदर एडिटर के तौर पे आया। हेरल्ड जो मशहूर मैगज़ीन था, तो मुझे फ़ोन करके कहता है कि यार तू हेरल्ड के लिए लिखा कर। अब IUCN, वैसे भी IUCN का वो द वे अहेड शायद बंद हो गया था या सिर्फ ऑनलाइन था, या पता नहीं, ऑनलाइन तो उस ज़माने में नहीं शायद हुआ करते थे, लेकिन कुछ हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, मैंने हेरल्ड के लिए नहीं लिखना, क्योंकि कुछ साल पहले दो एक साल पहले ही वहाँ कोई बच्ची एडिटर थी, उसको कुछ समझ नहीं थी। उसने कभी मेरा ख्याल है अपनी कुर्सी छोड़ के जंगल बेयाबान भी नहीं देखे थे, उसको कोई आइडिया नहीं था कि अल्टीमीटर क्या होता है। उसने मेरे एक फ़िक्रे को इतना ऊट पटांग अलल टप बना दिया था कि मैं नाराज़ हो गया था कि मैं अब हेरल्ड के लिए कभी नहीं लिखूँगा। तो साकिब ने जब मुझे कहा तो मैंने कहा कि नहीं लिखना मैंने हेरल्ड के लिए। कहता क्या मसला क्या है? मैंने कहा यार यहाँ वो बच्चे बैठाए हुए हैं जिन लोगों को गूफ हैं, जिन्हें कुछ अकल नहीं है, वो ये करते हैं। कहता नहीं, तेरा काम मैं खुद देखा करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है।
तो उस दौरान में फिर वो ये हुआ करता था ना कि साकिब का अगर डेडलाइन से एक दिन मैं लेट हो गया तो फ़ोन आया करता था, और उस ज़माने में तो लैंड नंबर ही हुआ करते थे, तो साकिब घर पे ही मुझे फ़ोन करता था और शुरू हो जाता था वो, मैं सुना नहीं सकता वो क्या क्या कहा करता था, और उसी तरीके से मैं उसको वापस जवाब दिया करता था। तो बहरहाल वो हमने, साकिब 10 साल रहा हेरल्ड में, और उसके बाद वो वहाँ से IUCN में दोबारा आ गया। तो वो हस्ब दस्तूर मुझे कहता है अब तू मेरे साथ IUCN में लिखा कर, तो मैंने IUCN के लिए काम करना शुरू कर दिया दोबारा से। और इसमें यह था कि ये सिर्फ अब वे अहेड तो नहीं था, लेकिन वो कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाया, कोई उनका प्रोजेक्ट है तो उसका वो डॉक्यूमेंट मुझसे लिखवाते थे, इम्पैक्ट स्टडी वगैरह। तो वो इम्पैक्ट स्टडीज़ मैं IUCN के लिए लिखता रहा। 2008 एक साल ही मेरा ख्याल है साकिब IUCN में रहा है। उसके बाद वो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में आ गया। एक दिन मुझे फ़ोन करता है, कहता है यार तुझे याद है हेरल्ड में तूने एक बार टॉप 10 लेजेंड्स एक हमें एनुअल के लिए लिख के दिया था? मैंने कहा हाँ याद है। कहता है यार उसमें 2 और शामिल कर, कैलेंडर बनाते हैं और डायरी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की, और 12 करके दे तू। तो वो मैंने उन 10 कहानियों के बीच में 2 और कोई लेजेंड्स शामिल की, और वो एक जो उसने डायरी बनाई और जो कैलेंडर बनाया साथ में, वो डायरी अब ये सारा साकिब हनीफ का कमाल था, और उसके साथ इकबाल था वहाँ पे जो डिज़ाइन करता था। अच्छा, इकबाल भी हेरल्ड में होता था। साकिब जब इधर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में आया तो वो साथ इकबाल को भी खींच लाया। तो वो अपना जो डिज़ाइन हुई वो किताब, तो उसके बारे में जो फिर ईमेल्स आती थी तो साकिब मुझे भेज दिया करता था, फॉरवर्ड कर देता था ईमेल्स। उसमें इस किस्म की बातें लिखी हुई थी कि ये एक डायरी नहीं है, ये कॉफ़ी टेबल बुक है, क्योंकि उसमें एक पूरी दास्तान थी, कोई 1500 लफ्ज़ की दास्तान होती थी, तस्वीरें होती थी मेरी खींची हुई, लिखा भी मेरा हुआ होता था। उसको वो डिज़ाइन करा के उन्होंने ऐसा खूबसूरत बनाया, और ये साकिब हनीफ का ही कमाल था। मतलब उससे पहले हज़ारों ये पब्लिक रिलेशंस वाले गुजरे होंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम में, लेकिन किसी की खोपड़ी में इस किस्म की बात नहीं आई कि वो पहले साल इस डायरी ने फर्स्ट प्राइज़ जीता कॉर्पोरेट पब्लिकेशंस के अंदर। अगले साल अच्छा, और वो मैनेजमेंट को पसंद भी बहुत आई, तो अगले साल साकिब मुझे कहने लगा यार कुछ और कर। उसका टाइटल उसने रखा था टेल्स लेस टोल्ड। मुझे कहता है कोई तू ऐसे साइट्स के ऊपर करके दे, तो हम साइट्स लेस सीन बनाते हैं। तो उसमें फिर बहुत सैकड़ों जगह ऐसी थी जो कि बहुत कम लोगों ने देखी हुई हैं पाकिस्तान में, तो मैंने 12 साइट्स लेस सीन के उस में मैंने 12 और तैयार किए, और वो अगले साल की डायरी बनी। और आप देखें ये साकिब हनीफ का कमाल और इकबाल अहमद का कमाल कि वो डायरी फिर फर्स्ट प्राइज़ जीत गई दूसरी दफ़ा। तो फिर वो मुझे कहता है कि अब मैनेजमेंट को बात वो पसंद आ रही थी कि वो इतनी पब्लिसिटी उनकी उसको मिल रही है, तो उन्होंने साकिब मुझे अगले साल कहता है आप क्या करें? मैंने कहा रोड्स लेस ट्रैवल्ड, वो पासेस दरे जिनका लोगों को नहीं पता आम तौर पे, तो हमने रोड्स लेस ट्रैवल्ड के नाम से 10 तकरीबन नामालूम से दरों के बारे में लिखा। उसमें एक शायद खैबर पास भी शामिल किया था, और एक खंजराब साकिब के उस पे इसरार पे कि यार वो शामिल कर, यहाँ पे वो मैनेजमेंट का फ़लाँ बंदा कह रहा है कि वो ज़रूर होना चाहिए। हालांकि खंजराब को तो मैं दरा मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो एक अलहदा दास्तान है। तो वो हमने किया। तो उसके बाद साकिब ने मुझे अगले साल कहा कि अब क्या करें? तो कहता है यार कोई
एम्पायर सीरीज़ करते हैं। जैसे वो पॉल स्कॉट का एक राज क्वार्टेट था, उसने राज की बरतानवी राज के बारे में 4 नावल लिखे थे। तो मुझे कहता है यार कोई राज के बारे में कर, एम्पायर सीरीज़ हम उसका नाम रखते हैं। चुनाचे फिर अगले 4 साल हमने व्हील्स ऑफ एम्पायर रेलवे के ऊपर बनाई एक डायरी, एक स्टोन्स ऑफ एम्पायर, वो इमारतें जो राज के दौरान बनी थी, बड़ी बड़ी इमारतें जो खूबसूरत, वो फिर था वाटर्स ऑफ एम्पायर, आखिर में था डिस्कवरीज ऑफ एम्पायर, वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो कि पहले कभी नहीं हमें पता थे, अंग्रेज़ों ने वो दरियाफ्त किए। और फिर वाटर्स ऑफ एम्पायर बनाई जो कि ये इरिगेशन के बारे में थी पाकिस्तान में। और आखिरी जो हमने डायरी बनाई वो थी अ कोरस फॉर क्राफ्ट। अच्छा, ये साकिब का कमाल एक ये भी था कि ये कहानी को या किताब को टाइटल देने का बड़ा माहिर था। अच्छा, एक तो अब मैंने साकिब से इतनी पुरानी दोस्ती है, 92-93 से हमारी दोस्ती है, मैंने आज तक साकिब से नहीं पूछता था कि भाई तू पढ़ के क्या आया था अमेरिका से। लेकिन मुझे कुछ शक पड़ता है कि वो कोई आर्ट हिस्ट्री या इसी किस्म की कोई चीज़ पढ़ी थी, क्योंकि आर्ट का उसको बहुत समझ थी। तो साकिब आर्ट को समझता था। तो मुझे कहने लगा कि यार क्राफ्ट्स जो कि मर रहे हैं, जो कि हैंडीक्राफ्ट्स हमारे, उनके ऊपर एक बनाते हैं। तो फिर आखिरी जो हमने डायरी बनाई उसका टाइटल साकिब ने रखा अ कोरस फॉर क्राफ्ट। और अब ये सारी के सारी जो पब्लिकेशंस थी ये पाकिस्तान पेट्रोलियम ने फिर किताबों की सूरत में छाप दी और बड़ी पसंद की गई जहाँ पे भी वो गई। अब ये देखिए कि साकिब बिल्कुल ठीक ठाक सेहतयाब आदमी था। हमारी बात कोई 15 दिन 20 दिन पहले हुई होगी, एक सरसरी सी ऐसे ही गपशप की बात टेलीफोन के ऊपर। उसके बाद कोई बात ना हुई। ये जुमे को यानी 28 जनवरी 2022 को मुझे ट्विटर से पता चला कि साकिब फौत हो गया। मैंने कहा कि शायद ये, और वो ख़बर आई थी अब्बास नासिर जो हमारे पुराने दोस्त हैं, डॉन के एडिटर रहे हुए हैं, अब वहाँ स्पेन में रहते हैं। तो मैंने कहा शायद अब्बास तक किसी तरह से गलत बात पहुँच गई हो। मैंने दफ्तर से पता किया पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के, तो हमारे दोस्त वहाँ पे जो रहीम बख्श थे वो कहने लगे कि जी अभी 3 बजे साकिब साहब फौत हो गए हैं। मेरे लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि अच्छा भला बंदा, 57 साल उम्र, वो कैसे चला गया। तो वो रहीम बख्श ने बताया कि जी कोई 10-1 दिन पहले वो सीढ़ियाँ उतरते हुए स्लिप किया तो उसकी एक टांग फ्रैक्चर हो गई थी और 2-3 दिन वो उसमें उसके साथ आता रहा प्लस्तर में, व्हीलचेयर के ऊपर। फिर उसने ज़रा ऑफ ले लिया और कहते हैं कि जो रहीम बख्श से मुझे पता चला कि जुमे रात को 27 तारीख को वो आगा खान हस्पताल में दाखिल हुआ कि कोई सांस का मसला हो रहा था, और 29 को दोपहर 3 बजे साकिब इस दुनिया से चला गया, सिर्फ 57 साल की उम्र में। अच्छा, साकिब बहुत ही कमाल का आदमी था। देखिए, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो, और आप अपने दोस्तों से भी काम लें, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आप दोस्त की जो उजरत बनती है, जो भी उसकी फ़ीस बनती है, उसको आप ज़रा मुनासिब तरीके से तय करके तो उसको दें। साकिब का हमेशा ये होता था कि वो जितना ज़्यादा फ़ीस दे सकता था ना, वो हर साल यूँ ही किया करता था कि मुझे फ़ीस रीज़नेबल किस्म की, मुनासिब किस्म की मिल जाया करती थी अपने काम की। और ये शुरू से उसका, जब हेरल्ड में आया है तो उस वक्त उसने मुझे फ़ौरन ही जंप दे के थोड़ा ऊपर ले गया पहले वाली ऑनरेरियम से। फिर जब IUCN में था तो इसी तरह, और काम जब भी देना
तो पहले तय कर लेना कि ये पिछली दफ़ा तूने इतने में किया था, इस दफ़ा मैं इतना कर रहा हूँ। और फिर पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में भी रहा। तो अमूमन लोगों का ये होता है कि यार कंपनी में है तो कंपनी का भला करें, लेकिन साकिब ने हमेशा मेरा भला किया और वो यारों का यार आदमी था। एक तो साकिब से मैंने कभी किसी की बुराई नहीं सुनी थी। एक दो लोग जो मुझे नहीं पसंद थे कराची में कि अखबारों के किसी दफ्तर में अगर मैं कभी शुरू होता था तो कहता था वो अपना उसके ऊपर कुछ ज़्यादा, और वो नहीं जानता था, वो कुछ ऐसे थे जो उसके साथ स्कूल के पढ़े हुए थे, तो वो नहीं उनके बारे में बात करता था। और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में भी साकिब ने यही काम रखा कि सिर्फ पहले साल उसने मेरा काम अपनी किसी एक असिस्टेंट को दिया देखने के लिए कि कोई गलती वलती तो नहीं है। उसने थोड़ा सा सत्यानाश मारा उसका। तो मैंने साकिब को जब शिकायत की कि यार ये क्या हुआ है, तो वो कहता है कि आइंदा मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं हमेशा तेरा काम खुद देखा करूंगा। तो वो हमेशा जितने साल डायरियां और कैलेंडर छपते रहे वो खुद देखता रहा। फिर उसके बाद सिर्फ कैलेंडर ही छपते रहे। अभी इस साल का भी जो PPL का कैलेंडर है वो मेरा, साकिब का और इकबाल का मतलब इकट्ठे हमारा काम हुआ है। तो साकिब ने वो चूंकि परफेक्शनिस्ट था ना, वो कहता था कि कोई बीच में वो ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, कोई ख़राबी ना रह जाए। और फिर वो जो एक आर्टिस्ट का आँख, एक आर्टिस्ट का जहन, वो साकिब का था। तो वो सारा खुद ही करता रहा हमेशा, हालांकि उसके ऊपर बड़ा काम का प्रेशर होता था। और देखिए ये राइटर को जब कोई कहता है ना कि मुझे किताब मुफ्त दो, तो राइटर अमूमन नाराज़ हो जाया करते हैं। लेकिन साकिब ऐसा था कि जैसे ही उसे पता चलता था कि किताब कोई मेरी नई छपी है, तो वो फ़ोन करके वो गाली से शुरू करता था कि भेजी क्यों नहीं तूने मुझे साइन करके। और मैं भेजा करता था दस्तखत करके। साकिब की जो बीवी नादिया है, ये बचपन के क्लास फेलोज थे। मेरा ख्याल है ग्रामर स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे और इकट्ठे बड़े हुए और शादी हुई। इनका एक बड़ा अच्छा बेटा है जो कि अब अमेरिका में पढ़ रहा था। खुशकिस्मती से वो आया हुआ था साकिब के जाने से पहले। उसका नाम हमज़ा है। तो वो कहता था कि तीनों के नाम तूने दस्तखत करके भेजनी है किताब। तो मैं भेजा करता था हर किताब। अभी ये जो पिछले साल यके बाद दीगरे मेरी 3 किताबें आईं, तो वो चूँकि रिव्यू करने के लिए किसी को नहीं भेजी थी, रिव्यू शायद नहीं हुई थी, तो साकिब को नहीं पता था। तो एक दिन मैंने पार्सल बना के साकिब को भेज दिया और दस्तखत नहीं किए, क्योंकि वो मेरे पास घर पे तो नहीं पड़ी थी। मैं तो वहाँ बाज़ार से लेके आया था पब्लिशर से, और आते हुए रास्ते में मैं उन्हें कोरियर करता हुआ आया कि थोड़े दिन के बाद मैंने कराची जाना है, तो मैं वहाँ साकिब को दस्तखत करके दे दूँगा इसके घर जाके। तो फ़ोन आ गया, नहीं हाँ पहले फ़ोन आया, वही गालम गलोच का फ़ोन आया कि तूने दस्तखत क्यों नहीं किए। मैंने कहा मैंने आना है इसलिए मैंने नहीं दस्तखत किए, तुझे आके करके दूंगा, रख वहाँ। कि नहीं मैं वापस भेज रहा हूँ। बड़ी हमारी ले दे हुई फ़ोन के ऊपर। मैंने कहा अगर तूने वापस की ना, मैंने ये किताबें तुझे देनी नहीं है, मैं तेरी टांगें तोड़ देनी है आके, तो तू ये संभाल के रख उधर। लेकिन क्या देखते हैं कि अगले दिन किताबें वापस आ गई। खैर वो अब मैं क्या करता, मैंने दस्तखत करके वापस भेज दी। और मैंने उसे कहा कि ये ना 3000 रुपये मेरे खर्च हुए हैं इनको भेजने में, अब ये मैंने तेरे से 3000 लेने हैं। कहता जब आएगा ना तेरे मुंह में डालूंगा ये 3000 रुपये। तो साकिब हनीफ मेरा एक अच्छा दोस्त। अब मैं और क्या क्या उसके बारे में बताऊं। साहब आदमी था, ज़ात का वोरा राजपूत और चिन्योट, असल घर इनका चिन्योट में था। अपने आप को कहता था कि मैं चिन्योटी शेख हूँ और मैं बड़ा कमीना हूँ, जो कि वो नहीं था कहीं से भी। और अपना रहते कराची में थे। साकिब को पंजाबी नहीं आती थी, बिल्कुल खालिस मटरवा था चिन्योट का होने के बावजूद। लेकिन एक बात है, बंदा जीदार था, बंदा ठीक सी। और अब चला गया
मुझे उस दिन पता चला तो मैं तो एक सदमे में आ गया था और शाम भर एक अजीब सा वो रहा। लेकिन अच्छे लोगों को जब वो चले जाएं तो उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये जो मैंने आज छोटी सी बनाई है एपिसोड, ये एक स्पेशल फीचर के तौर पे बनाया है साकिब को याद करने के लिए। और ये कि साकिब हनीफ जो था, बंदा सुध सी, बंदा ठीक सी, उसमें कोई मुझे ख़राबी नज़र नहीं आती, और अब वो हमारे में नहीं है।